बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर को आप सुन रहे हैं और इनको साथ साथ आप तैयार भी कर रहे हैं। आपने नोट से उनको पढ़ना है। लेक्चर सुनने के बाद बुक्स आपके पास मौजूद हैं, यूनिक नोट्स आपके पास मौजूद हैं। तो इसमें सबसे अहम बात आपको बताने वाली, समझाने वाली ये है कि जिस तरतीब से आपको आप तक लेक्चर्स पहुंचते हैं, आपने जो है संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए हर आप तक पहुंचने वाले लेक्चर को आपने साथ ही उसको सुनना है। फ़ौरन उसको आपने बुक से पढ़ लेना है, नोट से। उसमें लॉन्ग कौन कौन से बनते हैं, उसमें शॉर्ट कौन कौन से हैं, और वो टॉपिक जो उस लेक्चर में डिस्कस किया गया है उसका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या अहमियत है। आया कि उसमें से कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग आपके पास पेपर से मुतल्लिक़ है, आपके पास पेपर में आ चुका है, और पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ते हैं। और इसमें कोशिश आप ये किया करें कि उसमें एक टॉपिक में, एक लेक्चर में जो शॉर्ट आपके 2, 4, 5, 6 जितने भी बनते हैं, आप उनको की रीडिंग करने के बाद कोशिश ये किया करें कि आप उनको साथ लिख भी लिया करें ताकि आपको याद हो जाए। और लेक्चर सुनने के बाद उसको बुक से रीड करने के बाद इन केस अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी का सामना होता है, तो वो उसकी वजाहत के लिए आप जो है उससे वजाहत पूछ सकते हैं कि उसकी मज़ीद अगर आपको जो है उसमें किसी ज़रूरत है कि आपको और तफसील से समझाना है, वजाहत से समझाना है, तो वो भी इंशाअल्लाह आपके लिए जो है ये भी मुमकिन किया जाएगा कि आपको वो दोबारा से लेक्चर में उसको डिस्कस किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो हम उसको दोबारा से जो है वो एक दफ़ा तफसील के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो अभी जो हमारा जो इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर ऑनलाइन में हमारा जो सिलेबस चल रहा था, उसमें हम तकरीबन फर्स्ट 4 चैप्टर जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं 4 चैप्टर जो है उसमें कुछ शॉर्ट अभी हमने डिस्कस करने वाले हमारे बाकी हैं। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने पूरी कोशिश की है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते हुए पूरी कोशिश की है कि जब आपको पहले ये थ्योरी में पढ़ाया था कि कोई चीज़ जो है आप की अनक्लियर नहीं रहनी चाहिए या कोई चीज़ वैसे पढ़ाने से नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने MCQ जब डिस्कस किए तो क्योंकि MCQ पूरे चैप्टर में से मौजूद थे, तो उस MCQ को कैसे हो सकता है, एक MCQ जो है वो किन किन सूरतों में आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आपको हर एक लेक्चर का हर एक को अलग अलग आपको बताया है। उसके बाद इन दोनों चैप्टर जो कि मनी और वैल्यू ऑफ मनी दोनों जो चैप्टर हैं, ये एक ही मतलब है, टेक्स्ट बुक में एक ही चैप्टर बना के दिया गया है 3rd और 4th को। तो इसमें लॉन्ग जो थे वो आपको वाइट बोर्ड पे प्लॉट करके दिए हैं क्वेश्चन के। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ये किन किन सूरतों में आपसे पूछा जा सकता है और आपने इसका जवाब लिखते हुए आपने उसमें क्या शामिल करना है और आपने उसमें क्या छोड़ना है। बेटे, अहम तरीन बातों में ये भी आपकी तरबियत के लिए ये ज़रूरी है कि हम पढ़ाने के साथ साथ आपको जो है जो आपकी शख्सियत की तकमील के लिए जो अनासर ज़रूरी हैं उनको भी हम डिस्कस करें। तो एक सबसे अहम इंसान की ज़ात से वाबस्ता ख़ुसूसियत जो है वो आपका इखलाक है। ये वो हथियार है कि जिससे आप
दुश्मनों को भी, जो आपको पसंद नहीं करते, उनको भी अपना गर्विदा बना सकते हैं। आपके बोलने में, आपके बात करने में एक खुल्क, एक इखलाक होना चाहिए। आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए, खलूस होना चाहिए आपकी बात। जब आप बात कर रहे होते हैं, अपने बराबर, अपने हम असर लोगों से बात करते हैं, तो उसमें आपने अपने बोलचाल में, अपनी बात में एहतियात बरतनी है। जब आप अपने बड़ों से बात करते हैं तो अदब व एहतराम का वो जो एक माहौल होता है उसको बरकरार रखना है। हम असातिज़ा से बात करते हैं तो आपका अंदाज़ जो है हम्बल होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए आपके अंदर। आप लर्निंग एज में हैं और ये वो चीज़ बातें होती हैं जो आपकी शख्सियत को जो है वो कलरफुल बनाती हैं। आप अपने वालदैन का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें। मुआशरे में हर वो शख्स जो आपसे उम्र में बड़ा है उसका एहतराम आप पर जो है वो फ़र्ज़ है, वाजिब है। आप ज़रूर उनका एहतराम करें, क्योंकि ये एक, आज अगर आप बड़ों का एहतराम करेंगे, आने वाली नस्लें आपको इज़्ज़त देंगी, आपका एहतराम करेंगी। तो बेशक आप इंसान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, कितनी ही डिग्रियां हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन ज़िंदगी में वो मकाम पाने के लिए सिर्फ़ उसको तालीम काम नहीं आती, उसकी तरबियत भी काम आती है। उसका इखलाक, उसका लोगों के साथ बर्ताव, उसका मुआशरे में किरदार, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसके फ़राइज़, ये वो तमाम अनासिर हैं जिनकी आपने पासदारी करनी है। इनको आपने अपनी ज़ात का, अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप जो है सुनने के बाद इस बात पे आप अमल करेंगे। तो बेटे, सेशन जो हमारा अभी हमने जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर यानी पार्ट सेकेंड, इसमें चैप्टर जो है वो मनी और वैल्यू ऑफ मनी, ये चैप्टर है। यानी कि और इस चैप्टर में जो फ़िलहाल यानी कि रिसेंटली जो हमारा सेशन चल रहा था वो था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। कि मुख्तसर सवालात और उनके सवालात के मुख्तसर जवाबात ये हम पढ़ रहे थे। इसमें से जो पहले से हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने इसी चैप्टर में मौजूद शॉर्ट की बात की है। उसमें पूछा गया था कि वाटर सिस्टम क्या है, वाटर सिस्टम के कोई प्रॉब्लम लिखें, डिफाइन मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, लीगल मनी, लिमिटेड लीगल, अनलिमिटेड लीगल, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इसके बाद जो है उसमें इन्फ्लेशन का जिक्र हुआ था, सप्लाई ऑफ मनी है, डिमांड फॉर मनी है। तो इसमें से कुछ हमने शॉर्ट कर लिए। तो बेटे, आपने ये जब शॉर्ट पढ़ने हैं तो इनमें से ही आपके पेपर में सवाल आता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर सिस्टम के प्रॉब्लम 2017 में पूछे गए हैं। नियर मनी का सवाल है 2016 में पूछा गया है। मनी के हवाले से ये 2014 में सवाल आ चुका है। तो ये जो आपके पास पेपर में या आपके इम्तहानात में जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। और नोट्स तैयार करते हुए और आपको पढ़ाते हुए ये पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी शॉर्ट या पॉसिबल एमसीक्यू जो है ऐसा हो सकता है या ऐसे बन सकता है, तो वो आप तक उस सूरत में पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि एमसीक्यू जब आपको मैंने पढ़ाए थे तो आपको उस वक्त समझाया था कि आपका एक ही एमसीक्यू जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में आपसे पूछा जा सकता है। कभी आपको सवाल जो है वो जवाब में शामिल करके दे दिया जाए, कभी जवाब को सवाल बना दिया जाए। तो आपने बहुत ही मुहतात होकर, बड़ी एहतियात के साथ आपने अपने एमसीक्यूज़ को तैयार करना है ताकि उसमें गलती का कोई जो है वो गुंजाइश ना रहे। तो अब आज हम
इसी चैप्टर ये ज़र और कदर ज़र, ये चैप्टर हमारे जो बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं, ये ज़र का चैप्टर है और ये ज़र की कदर या कदर ज़र। क्योंकि ये दोनों चैप्टर इकट्ठे दिए हुए हैं, लिहाजा इनके MCQ और शॉर्ट करते हुए भी हमने इनको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा है। इसमें इन चैप्टर है ये मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। इसमें से क्वेश्चन आंसर का एक लेक्चर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी से जो है वो तादाद में इस चैप्टर के शॉर्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ सब हमने पहले इनको छोड़ा है। तो सवाल है बेटा आपका कि डिफ़ाइन डिस्क्राइब डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इस हवाले से कि हमने एक लास्ट सवाल हमने एक पढ़ा है लास्ट लेक्चर में इन्फ्लेशन के हवाले से, यानी अफराते ज़र के हवाले से। इन्फ्लेशन का सवाल बेटे ये शॉर्ट में भी अक्सर पूछा जाता है आपसे, ऐसा हो भी सकता है। और इसके अलावा जो है लॉन्ग के हवाले से भी आपको बताया था कि जो इन्फ्लेशन है इसके दो जावियों से बहुत अहम सवाल है जी। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन के काजेज़ आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन जो है इसके असबाब क्या होते हैं, वजूहात क्या हैं, क्यों ये मुल्क में महंगाई हो जाती है, हाई प्राइसेस क्यों हो जाती हैं। दूसरा सवाल उस वक्त आपको बताया था कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को रोक कैसे, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसको जो है हाई प्राइसेस अगर हो गई हैं तो उनको कम कैसे किया जा सकता है, इस पे हमने पहले बात की थी जी। तो इन्फ्लेशन तो हमने पहले इसमें पढ़ लिया था, ये लास्ट में भी हमने ये डिस्कस किया है। तो इन्फ्लेशन की बेटे दो बहुत अहम अक़साम हैं इन्फ्लेशन की। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये वाला जो कास्ट पुश इन्फ्लेशन है ये अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास पेपर यानी 2017 के पेपर में भी ये आ चुका है। इन्फ्लेशन आपने पहले पढ़ा है कि इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन की हम दो सूरतें पढ़ रहे हैं, यानी कि ये इन्फ्लेशन किस चीज़ का नाम है, इंक्रीज़ इन प्राइस लेवल, जब कीमतों का म्यार बढ़ जाता है। अब एक तो वजह, एक तो इस सूरत में इन्फ्लेशन होता है और दूसरा इस सूरत में होता है। अब हम दोनों में बात करेंगे कि डिमांड पुल क्या होता है। जब ये इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड, जब ये इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से होता है, यानी कि डिमांड जो है QD, डिमांड के बढ़ने से जब इन हाई प्राइसेस हो जाती हैं तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कि व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर आप इसको डायग्राम में जहाँ पर समझना चाहें तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पे QS और QD, ये सप्लाई कर्व है SS और ये है डिमांड कर्व। जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और ये प्राइस डिफाइन हो जाती है। डिमांड में ये होता है कि ये डिमांड जब बढ़ती है ये D1 ऐसे इधर कर्व शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम हमारा E1 पे आ जाता है, अब प्राइस जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो प्राइस में इंक्रीज़ इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज़ डिमांड
ऑफ गुड इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जब डिमांड की वजह से हाई प्राइसेस होती हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा बेटा है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ये वो हाई प्राइसेस हैं जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से हो जाती हैं। तो एक तो पहले हमने पढ़ा है कि डिमांड के बढ़ने से हाई प्राइसेस हो जाती हैं, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि सम टाइम ऐसे होता है कि आप वो एक्सपेंडिचर जो आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो चीज़ भी महंगी हो जाती है। तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीजिंग द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ नोन एज कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो एक कास्ट की वजह से जब बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर मेजर चीज़ क्या है, और वो है जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है उसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये आपसे सवाल जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल आपसे दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाए। या ये सवाल है, एक तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिमांडफुल इन्फ्लेशन, या आपसे पूछा जाता है डिफाइन कास्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये 2017 के पेपर पास में आ भी चुका है। ये अलग अलग भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप से ये पूछ ले कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कास्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ऐसा जो है ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल बेटे है, और वो है व्हाट इज़ डिफ्लेशन। तो ये अभी तक हमने सवाल पढ़ा है, बात की है इन्फ्लेशन के हवाले से। इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा है कि इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। बेटे जो डिफ्लेशन है या फरातेदार है, इसके अगेंस्ट जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है डिफ्लेशन, यानी तफरीत ज़र। अफरात ज़र इन्फ्लेशन में हाई प्राइसेस होती हैं, जबकि डिफ्लेशन में प्राइस फॉल करती हैं। इसमें डिक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल, इसमें तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जबकि डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज़ करती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि डिफ्लेशन इज़ द अपोजिट कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, अपोजिट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। In inflation, general price level increases, while in deflation, general price level decreases or fall। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। के बाद बेटा सवाल है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ मनी, ज़र की कदर से क्या मुराद है। तो वैल्यू ऑफ मनी को परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अमाउंट of good and services that can be purchased with the help of particular amount of money। किसी ख़ास अशिया की वह मिकदार जो दर की मखसूस मिकदार के बदले ख़रीदी जा सके, उसे वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वी पे मनी, हम पैसा अदा करते हैं, हम कीमत देते हैं और उसके बदले में हम वो चीज़ जो है वो लेते हैं। अब वो जो चीज़ हम ले रहे हैं उस क्वांटिटी को वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है। तो हम बता सकते हैं कि इस रकम के अगेंस्ट किसी चीज़ की जो क्वांटिटी ख़रीदी जा रही है वो उसकी वैल्यू है, और ये QTM में हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा सवाल है व्हाट इज़ सप्लाई ऑफ मनी। ये लास्ट लेक्चर में डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी आपको मैंने एक ही पेज पर दोनों बता दिए थे कि सप्लाई ऑफ मनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ फाउंड इन अ कंट्री इन एन इकानमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई ऑफ मनी के हवाले से दो बातें आपने याद रखनी है कि सप्लाई ऑफ मनी इन शॉर्ट पीरियड इज़ कांस्टेंट बट कैन बी चेंज इन लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में, कम अरसा में ज़र की रुपए पैसा जो है वो
उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा उसमें कमी बेशी मुमकिन नहीं होती, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ऐसा मुमकिन है। अब लॉन्ग पीरियड से मुराद आम तौर पर जो एक हम आम राय है वो ये है कि जो बिलो 6 मंथ, अंडर 6 मंथ जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ टेकन एज शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म, और 6 माह से जो ज़्यादा का अरसा होता है और अनलिमिटेड होता है उसे लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म कहते हैं, अरसे तवील उसे कहा जाता है। उसके बाद सवाल बेटे आपसे पूछा गया है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये चारों जो हैं इन्फ्लेशन की फॉर्म, ये आपको पहले भी पढ़ाई हैं एक दफ़ा, फिर आपको यहाँ में लिख देता हूँ। ये सवाल है बेटा इन्फ्लेशन की, यहाँ पे फॉर्म पूछी गई है। एक है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगता हुआ अफराते ज़र, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन के बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इनके साथ एक लफ्ज़ इन्फ्लेशन आप पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाई प्राइसेस, यानी इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में जो है वो काफ़ी दफ़ा से डिस्कस किया है। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हम करते हैं कि कंटिन्यूस इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल। जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन यानी कीमतें बढ़ने की जो स्पीड है, जो उसमें का इंक्रीज़ हो रही है, उसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। एक ऑप्शन तो ये है कि बहुत ही आहिस्ता से कीमतें बढ़ें। एक ऑप्शन ये है कि ना बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ें और ना बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तारी से बढ़ें, यानी मॉडरेट उन, ठीक है, एतदाल से दरमियानी रफ्तार से बढ़ें। एक इसमें ऑप्शन ये है कि वो रैपिडली यानी तेज़ी से बढ़ें, और सेकंड जो है ऑप्शन वेरी फास्टली। इन 4 जो है वो ऑप्शन आपको बताएं। ये जो है पहला, इसमें हम कहते हैं कि व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेज स्लोली, वेरी स्लोली आप इसे लिख सकते हैं कि इसमें भी बात इंक्रीजिंग की हो रही है जनरल प्राइस लेवल के। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने कहना है, लिखना है इसमें कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन रेफर द सिचुएशन इन विच जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेज स्लोली, यानी आहिस्ता आहिस्ता जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मसलन एक प्राइस है 1, फिर उसके बाद 1.5 हो जाए, 1.7, ठीक है, 2, 2.1, 2.5, 3, इस तरीके से इस रेशो से जब प्राइसेस बढ़ती हैं वेरी स्लोली जब बढ़ती हैं तो उसे कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन उर्दू में अब इसे कहते हैं चलता हुआ अफराते ज़र। तो चलना जो है वो रेंगने से ज़्यादा तेज़ी से होता है और भागने से पहले का दर्जा होता है, यानी वो स्लोली और रनिंग उसके दरमियान का जो आम फॉर्मल जो वॉक होती है उसमें की नौयत कुछ इस तरह से होती है कि ना उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है और ना बहुत ज़्यादा उसमें सुस्ती होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेज मॉडरेटली मीन मीडियम स्पीड, यानी ना बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी हो, और 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7। अब ये जो है इसकी हाई प्राइसेस या इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल की जो रेशो है, स्पीड है, ना वो बहुत ज़्यादा है और ना ही वो बहुत कम है। तो इसके बाद जो है रनिंग इन्फ्लेशन में हम कहते हैं कि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेज रैपिडली, तेज़ी के साथ, जब कीमतों में चढ़ाव, इजाफा, बढ़ना जब तेज़ रफ्तारी से होता है, उसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी भागता हुआ अफरातेज़ा। इसमें 1, 3, 5, 7 ये रेशो हो सकती है। ये जो आपके सामने जो डाटा आपको लिख के दिया है, ये कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है, आपको समझाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए इसमें और इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये बहुत मतलब आहिस्ता से इजाफा हो रहा है कीमतों में, ये दरमियाने दर्जे की रफ्तार है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कीमतें बढ़ रही हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सुस्त रवि के साथ। और ये जो आपको लिख के दी है रनिंग इन्फ्लेशन, ये बता रहा है कि इसमें जो है थोड़ा सा रफ्तार ज़्यादा है कीमतों के बढ़ने की। उसके बाद लास्ट पे जो है इसमें कीमतें कैसे बढ़ती हैं, वेरी फास्ट, जब कीमतें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही होती हैं, उसे हम कहते हैं हाइपर गैल्पिंग इन्फ्लेशन भी इसे कहा जाता है। और इसे जो क्या हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें देखें 1, 5, 11, ठीक है जी, और 15, 22, 31 इस तरह की रफ्तार हो सकती है। अब ये 4 तरह की जो है आपके सामने मैंने इन्फ्लेशन आपको लिख के दी। ये इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है थोड़ा सा और तेज़ी से कीमतों का बढ़ना, ये उससे ज़्यादा इंटेंसिव है और ये उससे ज़्यादा इंटेंसिव है। ये अगर आप इसको जो है कैटेगराइज करते हैं, इसको रैंक करते हैं, तो प्राइस लेवल स्लोली, फिर उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो ज़रा थोड़ा सा चलने का होता है। पहला रेंजनिंग का स्टेप है, फिर चलने किसी नौइयत है, चलने किसी कैफियत, उसके बाद भागना रैपिडली, यानी कि भागने वाला अफरात-ए-ज़र, भागता हुआ अफरात-ए-ज़र, रनिंग इन्फ्लेशन, जिसमें रैपिडली, आप फास्टली भी कह सकते हैं, जहाँ पर रैपिडली की जगह पे फास्टली भी लिख सकते हैं कि जब कीमतें तेज़ी के साथ बढ़ रही होती हैं। और हाइपर में क्या है, वेरी फास्टली, जब कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही होती हैं। तो ये बच्चे चारों जो हैं ये इन्फ्लेशन की सूरतें हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब उसमें आगे दर्जे हैं, पे स्लोली बढ़ेंगी तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मॉडरेटली बढ़ेंगी तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, फास्टली बढ़ेंगी तो रनिंग इन्फ्लेशन, वेरी फास्टली बढ़ेंगी तो हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये चारों जो सूरतें हैं ये आपको बता दी हैं। उसके बाद एक सवाल है बेटा, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड साइड इन्फ्लेशन एंड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें एक चीज़ आपने पढ़ी है कि इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल, इसको नाम आप क्या दे रहे हैं, इन्फ्लेशन का। इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल इज़ इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन जो है, इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये प्राइस है, इसके बढ़ने को जो है हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये प्राइस कैसे डिफ़ाइन होती है, प्राइस इज़ डिफाइन
बाय द ऑटोमेटिकल एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये प्राइस है। ठीक है। अब इस जनरल प्राइस लेवल में चेंज, इजाफा जो है वो एक तो उसकी ज़िम्मेदार है जी एलिमेंट ऑफ मार्केट डिमांड, और दूसरा है सप्लाई। अब इस जनरल प्राइस लेवल यानी कीमतों का जो आम मेयार होता है, कीमतों का आम मेयार, जब ये डिमांड, एक वह है कि ये डिमांड साइड से भी इन्फ्लेशन हो सकता है, सप्लाई साइड से भी हो सकता है। कैसे? डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाए तो हाई प्राइसेस हो जाती हैं, जबकि सप्लाई कम हो जाए तो हाई प्राइसेस हो जाती हैं। आपने ये फ़र्क रखना है ज़हन में कि जनरल प्राइस लेवल, प्राइस डिटरमाइंड हो रही है सप्लाई और डिमांड के इक्विलिब्रियम से। अब इस जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज़ होना एक हो सकता है डिमांड साइड से, एक हो सकता है सप्लाई साइड से। अब कैसे? डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है और सप्लाई के कम होने से हो जाता है। अगर डिमांड के बढ़ने से हाई प्राइसेस हो जाएंगी तो वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई के कम होने से अगर हाई प्राइसेस हो जाती हैं तो वो सप्लाई साइड होगा। अब ये इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप इसको डायग्राम में देखना चाहें, ये प्राइस है, यहाँ पे QS और QD, ये SS कर्व सप्लाई, और ये है DD कर्व। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपके पास है P। अब डिमांड साइड से, डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है। अब अगर आप डिमांड, इधर आप कर्व शिफ्ट करते हैं, ये हो जाता है D1। अब ये आगे चला गया कर्व, यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट अब आपका E1 पे पहुँच गया है। E1 पे जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुँचा है तो आप ये देखें से फ़र्क पे आ पड़ा है कि ये हो गई है P1। तो ये जो प्राइस बढ़ गई है, ये हाई प्राइसेस यानी P से हुई है, P से P1, ये जो प्राइस बढ़ी है इसकी वजह क्या है? ये डिमांड साइड से बढ़ी है, यानी कि इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड, ये हो गई आपका अपना डिमांड साइड। अब हमने देखना है कि सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन कैसे हो जाता है। इसमें भी आप डायग्राम पहले बनाएं। ये 0 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ प्राइस, यहाँ सप्लाई और डिमांड। ये कर्व SS सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड कर्व है। इंटरसेक्ट किया जहाँ पर, उसे E का नाम दिया। ये क्वांटिटी मालूम हो गई और ये हो गई प्राइस। अब सप्लाई के, डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, जबकि सप्लाई के कम होने से इन्फ्लेशन हो जाता है। तो सप्लाई कर्व ये है, राइट पे ये इंक्रीज़ होती है, लेफ़्ट पे ये फॉल करती है। अब ये S1 ये कर्व इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो। अब नए ये S1 नए सप्लाई कर्व ने पहले वाले डिमांड कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसे आप E1 का नाम देंगे। अब आप ये देखें, एक्स एक्सिस पे आप आएंगे तो क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये प्राइस हो गए, ये प्राइस। दोनों डायग्राम में आपको जो एक मुशाबिहत नज़र आ रही है वो ये है कि ये भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है और ये भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, लेकिन दोनों के फैक्टर जुदा जुदा हैं, एक फैक्टर नहीं। बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये P से P1 इन्फ्लेशन हो गया, हाई प्राइसेस हो जाएंगी, ये P से P1 ये भी इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये डिमांड साइड है, यानी डिमांड के बढ़ने से ये इन्फ्लेशन हुआ है, और ये जो है ये सप्लाई साइड है, इनके सप्लाई के कम होने से इन्फ्लेशन होना। सप्लाई साइड से अब ऑप्शन क्या है कि सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन हो जाता है,
जबकि डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है जी। उसके बाद अगला सवाल है बेटा कि सवाल है इन्फ्लेशन, इसको अफराती जमूद कहा जाता है। इसमें ये होता है कि इन्फ्लेशन उस है जब डिमांड बढ़ती है और साथ में प्राइस भी बढ़ जाती हैं, इन दोनों जब एक वक्त में हो जाती हैं दूसरे टैक्सलेशन कहते हैं। इसके बाद है जी कमोडिटी मनी। ये आपको आगाज़ में पढ़ाया था कि जब कमोडिटी यानी मटेरियल फॉर्म में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो कमोडिटी मनी, जिसमें चीज़ें हुआ करती थी, उसे कमोडिटी मनी कहा जाता है। इसमें गोल्ड है, सिल्वर है। इसके बाद है डिबेंचर, ये एक सर्टिफिकेट होता है दैट इज़ इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये इंशाअल्लाह ये सवाल हम जाके बैंक के चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे भी सही कि डिबेंचर क्या होता है। ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इसे इशू करती है। उसके बाद डिफाइन प्राइमरी नोट, ये तो आम करेंसी नोट होते हैं। Promissory note is the instrument in which debitor gives an undertaking to credit to pay certain sum of money on some future। इसके बाद है जी डिफाइन इंटरेस्ट रेट, शरह सूद है। ये भी इंशाअल्लाह हम बैंक के चैप्टर में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये है कि सूद के बारे में आप ये जानते हैं कि इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल और इट इज़ पेड फॉर द यूज़ ऑफ मनी, पैसा इस्तेमाल करने के बदले से अदा किया जाता है। इसके बाद क्रेडिट मनी, ये 2017 के पेपर में है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज़ द फॉर्म ऑफ मनी दैट इज़ एक्सेप्टेड ऑन द बेस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ऐसा ज़र जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बेस पे सर्कुलेट करता है उसे हम कागजी ज़र कहते हैं, सॉरी एतबारी ज़र कहते हैं, क्रेडिट मनी। और ये आपके बोर्ड 2017 में ये सवाल आया है। उसके बाद बेटे एक सवाल है 2017 में जो आया है कि राइट डाउन एनी टू काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, के अफरात ज़र यानी कि जनरल प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने की कोई दो वजूहात बताएं। तो ये सवाल हमने पढ़ा था। वैसे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मसलन डेफिसिट फाइनेंसिंग है, खुद से जब हुकूमत पैसा छाप देती है इन्फ्लेशन हो जाता है, पॉपुलेशन के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाती है, डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है, सप्लाई के कम होने से हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से हो जाता है, तो टैक्स लगाने से, टैक्स कल्चर बदलने से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। तो कोई आपने चूँकि दो आपने पॉइंट बताने हैं तो इस पर आप इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन और इसमें आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कह सकते हैं। तो ये बेटे 2017 के पेपर में था। अब हमने आज जो है ये थ्योरी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिए। अब इंशाअल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे बैंक। अल्लाह हाफ़िज़।